क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 है, इंडिका के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, मेगास्थनीज हैं, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं। तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है? गंधर्व विवाह को माना जाता है, प्रजापत्य विवाह को माना जाता है, आर्ष विवाह को माना जाता है, ब्रह्म विवाह को। तो ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? 16, 18, 20, 22। तो यहाँ पर 16 राइट ऑप्शन हो जाएगा, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, पुर्तगाल का, जर्मनी का, इटली का। तो बर्नियर मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस का रहने वाला था, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, क्या कह रहा है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1916, 1917, 1918। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। ठीक है, तो आपका का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। तो विजयनगर की स्थापना की गई थी 14वीं शताब्दी में। ठीक है, और विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पहली सवारी गाड़ी का प्रचलन शुरू हुआ 1850, 1875, 1900, 1853। तो भारत में पहली सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था 1853 में, घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कैनिंग सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1941, 1942, 1943, 1944। तो 1942 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहलाती है, घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है या फिर एक सेंटेंस में देना है। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज किया था दयाराम साहनी ने, और कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद क्या है, 12 नंबर प्रश्न, अग्रहार क्या था? तो मंदिरों एवं मठों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती है? अग्रहार कहलाती है। मंदिरों एवं मठों को दान दी गई भूमि अग्रहार कहलाती है। फिर अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, जिसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 40,000 से अधिक व्याकरण नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद है 14 नंबर, स्तूप किसे कहते हैं? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के कुछ अवशेष तिलों में सुरक्षित रखे गए थे, इसी तिल को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, यानी बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के कुछ अवशेष कहाँ रखे गए थे? तिलों में सुरक्षित रखे गए थे, इसी तिल को स्तूप कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन? पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। इसके बाद अगला प्रश्न है खंडगा,
इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में, 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है। 16 नंबर है, गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक और ज्ञान की ओर आकर्षित थे। गुरु नानक ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई और मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। इसके बाद आगे है, उनके उपदेश नाम जपो यानी ईश्वर का स्मरण, किरत करो यानी ईमानदारी से काम करो और वर्ण छको दूसरों के साथ बांटकर खाओ पर आधारित थे। उन्होंने यात्रा करके भारत, तिब्बत, अरब और फारस के विभिन्न स्थानों में अपने विचारों का प्रचार किया। गुरु नानक ने लंगर की परंपरा शुरू की, जिसमें हर व्यक्ति को जाति और धर्म के भेदभाव के बिना भोजन कराया जाता है। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है, जिसे सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गुरु नानक का जीवन और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का विवरण संक्षेप में दीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तर भारत पर नियंत्रण। उत्तर भारत पर नियंत्रण, मराठों ने मुगलों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे अन्य शक्तियों को खतरा महसूस हुआ। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मराठों ने इसे चुनौती दी, जिससे संघर्ष अनिवार्य हो गया। इसके बाद है सामरिक महत्व के क्षेत्र, पंजाब और दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर अधिकार के लिए मराठों और अब्दाली के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। फिर है भारतीय राज्यों का विरोधाभास, कई भारतीय राज्यों और नवाबों ने मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अब्दाली का साथ दिया। विशेष रूप से शुजाउद्दौला और रुहेलों ने अब्दाली का समर्थन किया। इसके बाद 5वां है धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव, मराठों ने हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, जबकि अब्दाली ने इसे इस्लाम के लिए खतरा माना और इसे रोकने के लिए युद्ध छेड़ा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। इसकी राजधानी विजयनगर हम्पी था। साम्राज्य की राजनीति 4 वंशों में विभाजित थी, 4 भागों में विभाजित थी। पहला है संगम वंश, हरिहर और बुक्का ने इसे स्थापित किया। देवराय प्रथम और द्वितीय ने इसे मजबूत किया। सालू वंश, कमजोर प्रशासन के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तुलु वंश, कृष्णदेव राय के शासन में साम्राज्य ने स्वर्ण युग देखा। इसके बाद अरविंद वंश, तालीकोटा के युद्ध के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। 1565 में दक्कन की सल्तनतों से हार के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, लेकिन इसने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न क्या कहा रहा है, जमींदार लोग अपनी जिम्मेदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। तो जमींदार लोग अपनी जिम्मेदारियों पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण बनाए रखते थे। पहला, कृषि और लगान व्यवस्था, जमींदार किसानों से नियमित रूप से लगान वसूलते थे। वह यह सुनिश्चित करते थे कि सभी किसान समय पर कर चुकाएं। दूसरा हेडिंग है सेना और निजी बल, जमींदारों के पास अपनी निजी सेना या लड़ाके होते थे, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोह को दबाने में मदद करते थे। तीसरा है स्थानीय प्रभाव, जमींदारों का स्थानीय समाज और पंचायतों पर गहरा प्रभाव रहता था। वह स्थानीय विवादों का निपटारा करके अपनी पकड़ मजबूत रखते थे। आर्थिक प्रभुत्व, जमींदार अक्सर गांवों में सबसे धनी व्यक्ति होते थे, जिससे उनका प्रभाव अधिक रहता था। इसके बाद 5वां है राजनीतिक संबंध, जमींदारी प्रांतीय शासकों या साम्राज्य के अधीनस्थ रहते हुए उनके आदेशों का पालन करते थे, उससे उनकी स्थिति बनी रहती थी। इसके बाद है 20 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ, जब जनरल डायर के आदेशों पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई। रोलेट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। यह बाग चारों तरफ से बंद था, जिसमें केवल एक संकरा प्रवेश द्वार था। आगे लिखेंगे, जनरल डायर ने बिना चेतावनी के अपनी सैनिक टुकड़ी को आदेश दिया और लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी की गई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तेज कर दिया। यह कांड ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय का प्रतीक बन गया। इसने महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को स्वतंत्रता के लिए अहिंसात्मक आंदोलन की प्रेरणा दी और भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी
राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? तो इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का सम्मिश्रण भारत का राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि यह भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली और समझी जाती है। गांधी जी का मानना था कि एक साझा भाषा राष्ट्रीय एकता का आधार बन सकती है। हिंदुस्तानी सरल, सहज और जनसाधारण की भाषा थी, जो सभी वर्गों और समुदाय को जोड़ने की क्षमता रखती थी। इसके माध्यम से लोग अपनी आसानी से संवाद कर सकते थे और स्वतंत्रता आंदोलन को भी मजबूती मिलती। गांधी जी ने इसे भारतीय संस्कृति और बहुलता के प्रतीक के रूप में भी देखा। इसके बाद में है खंड घा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। 250 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो 22 नंबर है हड़प्पा सभ्यता के पतन एवं कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अथवा करके दिया है, मेगास्थनीज पर टिप्पणी लिखिए। 10 अंक का है, अथवा करके दिया है, इसमें से कोई एक आप कर सकते हैं। फिर 23 नंबर है सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है, अथवा सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये भी अथवा करके दिया है, इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ठीक है। 24 है सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन अथवा विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर है खंड अंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 10 अंक का है और 10 ऐतिहासिक तिथियां दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 325 दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना, ठीक है, दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना। फिर है 335 ईसा पूर्व में, इसमें क्या हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का निधन। 335 समुद्रगुप्त मगध गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसके बाद है 375, 375 में क्या हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ। और 399 में फैहान का भारत में आगमन हुआ। और 414-15 में क्या हुआ, कुमारगुप्त का राज्यारोहण हुआ, कुमारगुप्त का राज्यारोहण हुआ, ठीक है, कुमारगुप्त का राज्यारोहण हुआ। फिर 455 स्कंदगुप्त का राज्यारोहण हुआ। फिर 455, ठीक है, 455 में क्या हुआ, हूणों का हूणों का प्रथम आक्रमण, ठीक है। इसके बाद में है 460 में क्या हुआ, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और इसके बाद में है 467, तो इसमें जो है स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही उत्तर दर्शाने के लिए 1+1 यानी 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वह स्थान जहाँ कोका विद्रोह हुआ, ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कोका विद्रोह अलौर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद, गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम प्रयागराज, मगध की राजधानी राजगृह। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।